शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का जो अत्याचार अधिनियम बना है, उस अधिनियम का अध्याय 2 में उसका अंतर्गत कुछ शब्द है जो जुडिशियल शब्द है। उनका मीनिंग हर कोई व्यक्ति को समझना जरूरी है। अधिनियम में बनाते वक्त कुछ शब्द को और उनका मीनिंग को कैसे व्यवहार किया गया है। जब हम एफआईआर करते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखते हैं, उस वक्त एक सिटीजन को अधिनियम के अंतर्गत कुछ शब्द का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। ये कानूनी पैच है, क्योंकि बहुजन समाज का लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कानून को समझ नहीं पाने के कारण SC/ST एक्ट में जो एफआईआर दर्ज होता है वो अदालत जाते जाते कमजोर हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अनेक कारण है कमजोर होने के लिए। आज भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव सही नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, वो व्यवस्थापिका में SC/ST लोगों का सोशल रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। इसीलिए मैक्सिमम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अंतर्गत अधिनियम का जो जो एफआईआर होता है वो एफआईआर अदालत में टिक नहीं पाता। इसीलिए बहुजन समाज को बारीकी से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो अत्याचार होता है, इसके लिए जो कानून 1989 में बना था, उनका कुछ अर्थ, शब्द और उनका मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। आइए अधिनियम के अंतर्गत कुछ शब्द का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। अत्याचार जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार का मतलब सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है, यानी धारा 3 के अंतर्गत आता है। ये अंत 3 में अत्याचार का शब्द दिया गया है। अपराध के लिए जो दंड व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में लिखा गया है, यानी धारा 3 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को जो एट्रोसिटी होता है, इनमें ही अपराध का दंड विधान किया गया है और माना गया है कानून में। अत्याचार का मतलब ये है। आश्रित एक शब्द वहां हुआ है। SC/ST एक्ट के लिए आश्रित मतलब पीड़ितों के पति, पीड़ितों की पत्नी, पीड़ितों की माता पिता, पीड़ितों की बच्चे और उनका रिलेटिव, यानी एट्रोसिटी एक्ट जब खड़ा होता है, पीड़ित होने वाले व्यक्ति का आश्रित कौन कौन है। समझिए, एक परिवार का मुखिया को अत्याचार किया गया है, मारा गया है, या उनका हाथ काटा गया है, या उनका उनका पैर काटा गया है, वो अक्षम हो गया है। मतलब यहाँ एट्रोसिटी का धारा 3 में दंड मिलता है और उन्हें आश्रित कौन कौन है ये भी डिफाइन करता है। घर का मुखिया को जब एट्रोसिटी किया गया, अक्षम कर दिया गया, हाफ मर्डर कर दिया गया, क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है, उसके साथ वहां उनका परिवार, उनका पत्नी, उनका बच्चा, उनका माँ, उनका बाप, जो रोजगारक्षम व्यक्ति था, ये सब इसके दायरे में आ जाते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि जिस व्यक्ति को एट्रोसिटी हुआ और वो दलित SC/ST व्यक्ति का ऊपर जो फिजिकल टॉर्चर भी हुआ है, उनका रोजगार छीना गया है। तो इसीलिए सरकार और गवर्नमेंट ऑफिसर को ये ध्यान में रखना चाहिए, जो व्यक्ति को अत्याचार हुआ है, जो व्यक्ति पीड़ित है, उनका आश्रित कौन कौन है। जब वो बेड रिटर्न हो जाता है तो गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटी एक्ट में। इसलिए उनके लिए कुछ अधिकारी को अपॉइंटमेंट किया जाता है। हर तालुका में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस होता है, जो कलेक्टर के अधीन में आता है। DM का अधीन में एक ऑफिसर होता है, उनको डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं। उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है
जो पीड़ित है वो पीड़ित को तुरंत उनको मुलाकात करना है और उनका राहत के लिए, उनका रखरखाव के लिए, उनका प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 21 वहां हर वक्त एक्टिव होकर खड़ा होता है। उनको नजर में रखते हुए वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को एक रिपोर्ट बनाकर तुरंत गवर्नमेंट को भेजना है, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमिश्नर को भेजना है। दूसरी तरफ जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है, नॉट लेस देन डीएसपी लेवल का ऑफिसर, उनको भी नजर रखना पड़ता है आश्रित कौन कौन है जो पीड़ित का। इतना होने से एट्रोसिटी हो जिसको हुआ है उनका परिवार भी बचता है। उनका परिवार को सुरक्षा देने के लिए आश्रित शब्द अध्याय 2 में लिखा गया है। मेरे बहुजन समाज, SC ST लोग, आप समझिए, घर का मुखिया का ऊपर अत्याचार हुआ तो अकेला पीड़ित नहीं हुआ है, उनका आश्रित भी पीड़ित हुआ है, जो उनका पत्नी है, उनका बच्चे हैं, उनका बूढ़े माँ बाप है। क्योंकि रोजगारक्षम व्यक्ति को टर्चर करके या हाफ मर्डर कर दिया गया या उनका कोई अंग को नष्ट कर दिया गया तो पूरा आश्रित प्रभावित होते हैं। तो उनका सुरक्षा, उनका जीने की अधिकार को छीनने के लिए भी कोशिश हुआ है। यहाँ 2 केस बनता है ऐसे शब्द में, इसीलिए एक क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है और एट्रोसिटी एक्ट भी होता है। यानी हाफ मर्डर हुआ तो 307 लगा, उसके साथ साथ सेक्शन 3 के तहत उनको दंड विधान भी हुआ है। तो ये आप लोगों का जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपका डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधीन में एक वेलफेयर सेक्शन होता है, जो वेलफेयर सेक्शन का मुखिया को DW कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कहते हैं। उनका ऑफिसर का काम हर वक्त होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों का रखरखाव करना, उनका केयर करना, उनका इकोनॉमिकल, सोशल एंड उधर एजुकेशनल बैकग्राउंड को नजर में रखना। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बच्चों को एजुकेशन के लिए उनके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी आता है और उन पीड़िता का बच्चों को तुरंत स्कूल में दाखिल करवाना भी उनका जिम्मेदारी होता है। उसके साथ साथ वो परिवार को कैसे सरकारी व्यवस्था में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो फाइनेंस रिलीज होता है, यानी एक सब प्लान के तहत हर कोई स्टेट गवर्नमेंट में एक सब प्लान बनाया जाता है। उस सब प्लान के तहत उन्हें फाइनेंशियल मदद देता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके उन्हें मदद करते हैं। वो फाइनेंस भी वो परिवार को मिलने की चांस बहुत है। इसीलिए बहुजन समाज को एट्रोसिटी एक्ट लिखने से जानने से पहले वो आश्रित मीनिंग को भी मालूम करना बहुत जरूरी है। जो DW होता है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर महीना ये रिपोर्ट को लिखेगा, कहाँ कितना एट्रोसिटी हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, वो रिपोर्ट तैयार करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ SC ST कमिश्नर को और गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो उतना नहीं कर पाता उनका CCR का ऊपर भी प्रेशर आता है। उसके बाद आता है अध्याय 2 में आर्थिक बहिष्कार। शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को मनुवादियों ने सिर्फ अत्याचार ही नहीं करते हैं, उनको इकोनॉमिकली कमजोर करने के लिए आर्थिक बहिष्कार भी कर देते हैं। समझिए कोई शेड्यूल कास्ट पूरा गांव को आर्थिक बहिष्कार कर देना या पीड़िता को आर्थिक बहिष्कार कर देना। जहां पर वो काम कर रहा है वो मालिक को धमका कर या वो मालिक को प्रेशर करके उनको काम से निकाल देना, उनका रोजगार को छीनना, उनको टर्चर करना और उनको काम नहीं दिलाना। ऐसे होने से वो आर्थिक बहिष्कार हो जाता है। मतलब उनका परिवार का ऊपर, वो व्यक्ति का ऊपर विशेष फाइनेंशियल प्रेशर डालने के लिए जो कोशिश करते हैं मनुवादी लोग, ये भी अपराध श्रेणी में आता है, जो अध्याय 2 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत आता है। ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को या दबंगई लोगों को सेक्शन 3 लागू होता है और पनिशमेंट होता है। कानून कभी भी, भारत का संविधान किसी भी व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करने की अधिकार नहीं दिया है, लेकिन मनुवादी सोच रखने वाले लोग मनुसंहिता को भारतवर्ष में लागू करने
के लिए कोशिश करने वाले लोग बहुजन समाज का लोगों को आर्थिक बहिष्कार कर देते हैं। इसीलिए वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ उनका परिवार का ऊपर ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। उनका रोजगार को छीना जाता है, उनका काम को रुकाया जाता है, या उनका छोटा बिजनेस को भी बंद करवा दिया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ कानून खड़ा होता है। उसके साथ साथ भारत का संविधान का आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ होता है, वो भी प्रोटेक्शन देने के लिए मजबूती के साथ खड़ा होता है। ऐसी स्थिति में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को क्या करना चाहिए? तुरंत तुरंत इसके लिए वो सो मोटो इनके बारे में जानकारी रख के वो परिवार को सुरक्षा देना उनका प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी हो जाता है। समझिए आप गांव में, देहात में है, वहां DW नहीं है, तो ब्लॉक लेवल में एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, WEO। वेलफेयर ऑफिसर का रिस्पांसिबिलिटी बन जाता है। और एक सोशल ऑफिसर होता है, सोशल एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है आर्थिक बहिष्कार का अंतर्गत या आश्रित व्यक्ति का अंतर्गत जो सेक्शन 3 आता है। इन दोनों ऑफिसर को तुरंत एक्शन में आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। उसके साथ साथ ब्लॉक लेवल ऑफिसर, BDO या तहसीलदार को ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना चाहिए। पुलिस अपना कार्रवाई करता है, उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव भी कैसे यहाँ इंटर रिलेटेड है, ये बात बहुजन समाज को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए साथियों में अध्याय 2 देने से पहले, बताने से पहले बारीकी से आप लोग को बता रहा हूं। मेरे समाज अब जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे, कानून को नहीं पढ़ेंगे, बाबा साहब को नहीं पढ़ने तक कानून का समझ भी हमें नहीं आएगा। क्योंकि हमारा मास्टर लॉ है संविधान। संविधान का आर्टिकल 17, आर्टिकल 21 यहाँ दोनों एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के कारण यहाँ आपको सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट मजबूर है, गवर्नमेंट मिशनरी मजबूर है। फिर भी आज गवर्नमेंट मिशनरी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हिस्सेदारी कम के कारण अत्याचार थमने की नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद आता है विशेष न्यायालय। साथियों, हमारा अनुसूचित जाति का जब केस होता है तो सेक्शन 3 खड़ा होता है। उसके साथ साथ केस को तुरंत कार्रवाई करने के लिए विशेष न्यायालय, जिला स्तर एक न्यायालय बनाया जाता है। उनको स्पेशल कोर्ट कहते हैं, यानी सेशन जज, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मैक्सिमम टाइम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट यहाँ इंचार्ज रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये विशेष न्यायालय का अधिकारी होते हैं और वो इस केस को कार्रवाई करते हैं, सुनवाई करते हैं, ये विचारण करते हैं। ये अध्याय 2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम में लिखा गया है। सफाई कर्मचारी, जो बहुजन समाज का लोग शारीरिक और सफाई कर्मचारी होते हैं, इसका मीनिंग क्या कहता है? जो व्यक्ति मेल धोते हैं, सफाई करते हैं, यानी जो मैनुअल स्कैवेंजर होते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ऐसे लोगों को ये कानून खड़ा होता है। जब ऐसे लोगों को अत्याचार किया जाता है, टर्चर किया जाता है, तो यह धारा 3 यहाँ लागू होता है। कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में जो भी काम करे ना क्यों, वो डिग्निटी का साथ जीने के लिए भारत का संविधान उन्हें अधिकार देता है। यानी आर्टिकल 21 के तहत हर कोई सिटीजन को डिग्निटी का साथ जीना है। यानी वो सफाई कर्मचारी है, यानी मैल धोता है, या वो टट्टी उठाता है, झाड़ू लगाता है, तो ऐसे करके उन्हें एट्रोसिटी करने की किसी को अधिकार नहीं होता है। क्योंकि आपका संविधान, आपका बाबा साहेब अम्बेडकर आपका पीछे हर वक्त 24 आवर छाई की तरह ढाल बनकर खड़ा होता है, ढाल बनकर खड़ा होता है। जो भी ऑफिसर, जो भी अधिकारी ये कानून को उल्लंघन करते हैं, तुरंत उनका खिलाफ कार्रवाई करने की हर कोई सिटीजन को अधिकार है। वो उनका खिलाफ अदालत में गुहारी कर सकता है और अदालत में वो पिटीशन डाल सकता है। इसीलिए बहुजन समाज को पढ़ना, लिखना
बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा ऐसा एक सरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा का मतलब है बौद्धिक शक्ति का विकास करना, सोच का विकास करना, और जीने की तरीका और जीने की राह पकड़ने के लिए ये सहायक होता है। शिक्षा सिर्फ नौकरी नहीं है, खुद को बचने के लिए एक ढाल है, एक ऊपन है। इसीलिए बहुजन समाज दो वक्त रोटी में से एक वक्त रोटी बंद कर दीजिए, खाना बंद कर दीजिए, लेकिन आपका बच्चा को जरूर पढ़ाइए। और 10,000 में 5,000 व्यक्ति में से एक व्यक्ति का, वो शेड्यूल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति को कानून पढ़ाइए। कानून पढ़ना, अधिवक्ता बनाना और बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि गणतंत्र में, डेमोक्रेसी में अधिवक्ता का भूमिका ज्यादा मायना रखता है। यहाँ लोक सेवक का डेफिनेशन क्या बताता है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम। लोक सेवक का मतलब है जो इंडियन पेनल कोड में जो सेक्शन 21 में लिखा गया वो मीनिंग, यानी सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी और लोक सेवक होते हैं, उनका काम होता है हर कोई सिटीजन का सुरक्षा देना। इसीलिए इनका नाम लोक सेवक, यानी लोगों का सेवा करना, सिटीजन का सुरक्षा देना, सेक्शन 21 के तहत। और भारत का संविधान स्टेट डिफाइन करता है आर्टिकल 12 के तहत। इसीलिए इन लोगों को, जितने भी लोग सेवक होते हैं, 308, 309, 310 और 311 आर्टिकल में 308 से शुरू करके 311 तक लोक सेवक का अपॉइंटमेंट, पनिशमेंट, पेंशन और डिसमिस तक लिखा गया है भारत का संविधान में। बहुजन समाज इतना समझ जाइए, वो जो सेक्शन 21 कहता है इंडियन पेनल कोड में, भारत का संविधान का आर्टिकल 308, 309, 310 एंड 311 समझाता है। लोक सेवक मतलब एक सरकारी कर्मचारी है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सिटीजन को सुरक्षा दिलाना, हर वक्त सिटीजन को प्रोटेक्शन देना। जब वो काम उल्लंघन करता है, उनको सर्विस कोड के तहत मिसयूज ऑफ द पावर या डिसओबीडियंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर या नेग्लिजेंस ऑफ द ड्यूटी के तहत उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। वो तो और मैक्सिमम पनिशमेंट उन्हें 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 बहिष्कार किया जा सकता है। तो इसलिए 21 सेक्शन इंडियन पेनल कोड में लिखा गया है और भारत का संविधान का आर्टिकल 308, 309, 310 एंड 11 में वर्णित है। तो कितने सुरक्षा दिए है बाबा साहेब अम्बेडकर मेरे समाज को, बहुजन समाज को, लेकिन ये कानून आज सही से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। डीएसपी लेवल का ऑफिसर जो एफआईआर जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, वो प्रभावशाली व्यक्ति का द्वारा प्रभावित होता है और शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को एट्रोसिटी एक्ट वापस लेने के लिए दबाव डालते हैं। तो बहुजन समाज को कम से कम इसके लिए यूनाइटेड होके, कम से कम जितने भी अधिवक्ता होते हैं अपना अपना इलाके में, इन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है छोटा छोटा ग्रुप बनाकर इनको समझाना बहुत जरूरी है। नहीं तो इस डेमोक्रेसी में बहुजन समाज का नस्ल को कैसे फिनिश करने के लिए मनुवादी का सोच चल रहा है, उनको रोकना है आज का तारीख में। तो बहुजन समाज को शिक्षित बनाना है, मतलब सबसे बड़ा वेपन है देश का संविधान और कानून का जानकारी होना बहुत जरूरी है। साथियों, जो SC/ST एक्ट में लोक सेवक 21 में आते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा लोगों को, भारत का सिटीजन को सुरक्षा देना, क्योंकि भारत का सिटीजन का टैक्स में ही ये लोक सेवक को तनख्वाह मिलता है और उनका पेंशन भी मिलता है। तो उनका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किनका सेवा देना है? लोगों का सेवा देना है। तो कानूनी प्रक्रिया से, कानूनी का अधिनियम का हिसाब से, संवैधानिक प्रक्रिया से उनका ड्यूटी डिस्चार्ज करना बेहद जरूरी है। लेकिन ऐसे लोक सेवक प्रभावित होकर पॉलिटिकल लीडर या धन्ना सेठों का द्वारा प्रभावित होके या सवर्णा का द्वारा प्रभावित होके एट्रोसिटी एक्ट का एफआईआर को कमजोर करने के लिए जो कोशिश करते हैं, वो कोशिश भी हम फिनिश कर सकते हैं जब हम लोगों को कानूनी जानकारी होगा और लड़ने की दमखम रखना चाहिए। इसीलिए हर वक्त SC/ST लोग यूनाइटेड होके रहना बहुत जरूरी है, यानी विशेष जात नहीं, बहुजन बन के रहना बहुत जरूरी है।
SC/ST मीनिंग मतलब SC/ST एक्ट का मीनिंग ये है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब लोगों को सुरक्षा देना और संवैधानिक अनुच्छेद जो 300 जो आपका आर्टिकल 17 को इंप्लीमेंट करवाना, उसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट लोगों को दिया गया अधिकार जो जैसे रिजर्वेशन आर्टिकल 35 में आता है, शेड्यूल कास्ट लोगों को शेड्यूल ट्राइब लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिलाने के लिए उनका सुरक्षा देना, आर्टिकल 341 एंड 342 को एक्टिव करवाना, ये सब के लिए ये अधिनियम को यहाँ यूज किया गया है और कानून बनाया गया है। लेकिन कौन कर रहा है? सत्ता में बैठे हुए लोग क्या SC/ST एक्ट को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए आदेश पारित कर रहे हैं? जी कानून तो बन गया, लेकिन ये कानून को एग्जीक्यूट करने वाले लोग का मन में जब खोट है तो इक्वालिटी यहां कैसे एस्टैब्लिश होगा? जो भारत का संविधान का आर्टिकल 14 में लिखा गया है इक्वालिटी का बात, जो सामाजिक खाई है, इनको मिटाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट लाया गया है ताकि कानून को डर कर कोई भी व्यक्ति का डिग्निटी को हनन ना किया जाए। फिर भी आज सारे आम खुल्लम खुल्ला एट्रोसिटी एक्ट को वायोलेंस किया जा रहा है, लेकिन पनिशमेंट लेवल बहुत कम हो रहा है। उसके बाद आता है विशेष लोक अभियोजक, जो एट्रोसिटी एक्ट का धारा 15 के तहत गवर्नमेंट एडवोकेट अपॉइंटमेंट होता है। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट में जब भी FIR होता है उनको कोई भी एडवोकेट अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो एडवोकेट गवर्नमेंट लेवल में सेक्शन 15 के तहत एक अपॉइंटमेंट है, उन इसके लिए वो तनख्वाह लेता है। जब आपको डाउट लगता है कि सरकारी एडवोकेट आपको सही से सहयोग नहीं कर रहा है और वो एक्यूजर का सपोर्ट में जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपना एडवोकेट अपॉइंटमेंट करने की क्षमता आपको मिलता है, जो आर्टिकल 21 में भी ये लिखा गया है। भारत का संविधान आर्टिकल 39A में जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के धारा 15 के तहत एक गवर्नमेंट एडवोकेट होता है। कभी कभी गवर्नमेंट एडवोकेट प्रेशर में आकर सवर्णों के लिए काम कर बैठता है, तो इस परिस्थिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग पीड़िता अपना एडवोकेट अपॉइंटमेंट कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो बहुजन समाज का लोग गरीब होते हैं, इसका फायदा उठाते हुए सवर्ण लोग कभी कभी गवर्नमेंट अधिवक्ता को, गवर्नमेंट प्लीडर को अपने कब्जे में ले जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है। SC/ST एक्ट प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं कोर्ट में खड़ा नहीं हो सकता है और ये भरभरा कर गिर जाता है। पीड़ित का मीनिंग क्या बताता है? अनुसूचित जाति अधिनियम अधिनियम। पीड़ित का मतलब ये शारीरिक पीड़ित, मानसिक पीड़ित, मनोवैज्ञानिक पीड़ित, भावनात्मक पीड़ित और आर्थिक पीड़ित, मतलब 5 प्रकार का पीड़ित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में आता है। आपको कोई शारीरिक टॉर्चर कर रहा है तो वहां क्रिमिनल केस का साथ साथ एट्रोसिटी एक्ट लगता है, यानी डबल एक्शन यहां होता है। डबल एक्शन, एक एक्शन है IPC आता है, इंडियन पेनल कोड के तहत पनिशमेंट होता है, दूसरा एक्शन है एट्रोसिटी एक्ट का सेक्शन 3 के तहत पनिशमेंट होता है। इसीलिए विशेष अधिकार यहां दिया गया है। तो आपको कोई भी सवर्ण श्रेणी का लोग शारीरिक पीड़ित कर नहीं सकता, ये डिफाइन करता है। यानी शारीरिक टॉर्चर कर नहीं सकता, आपको मार नहीं सकता, आपको पीट नहीं सकता, आपको आपको सुबह से शाम तक काम करवा नहीं सकता। आप जब लेबर है, लेबर का पीरियड में आपको ज्यादा टॉर्चर कर नहीं सकता, वो लेबर कानून के हिसाब से वो करना चाहिए। मानसिक पीड़ित, कोई भी व्यक्ति आपको ऑफिशियली मेंटल टॉर्चर कर रहा है, आपका ऑफिसर दिन रात आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको जाति सूचक आप अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इसीलिए वो जाति सूचक शब्द प्रयोग कर रहा है,
आपको नेग्लेक्ट कर रहा है, मेंटली आप टर्चर हो रहे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ज्यादा टर्चर हो रहे हैं, मन ही मन आप पीसफुली रह नहीं पा रहे हैं, असुरक्षित मन महसूस कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भी यहाँ एट्रोसिटी एक्ट होता है। आपको मानसिक टॉर्चर करने से भी एट्रोसिटी खड़ा होता है और एट्रोसिटी एक्ट के धारा 3 के तहत वो पनिशमेंट फिक्स होता है। उसके साथ मनोवैज्ञानिक या मेंटल टॉर्चर, आपको मेंटली भी प्रेशर किया जाएगा, मनोवैज्ञानिक स्तर में आपको टॉर्चर होगा, इसीलिए कभी कभी आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऑफिशियली आपको टॉर्चर किया जाता है, ज्यादा काम का प्रेशर दिया जाता है, हर दिन गाली दिया जाता है, ठीक सही वक्त में ऑफिस जाने से भी आपको टॉर्चर होता है, या लेबर वर्क ठीक वक्त में करने से भी गाली दिया जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ होने से सही से व्यवहार नहीं करता है, आपको हर वक्त दूसरे नजर से देखता है, नीचा दृष्टि से आपको देखता है, तो यह मनोवैज्ञानिक डिस्टर्बेंस होता है। तो ऐसे स्थिति में भी एट्रोसिटी खड़ा होता है। एट्रोसिटी का सेक्शन 3 यहाँ ढाल की तरह आपको सुरक्षा देने के लिए खड़ा होता है, यानी आर्टिकल 21 भी यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो भावनात्मक अत्याचार जब आपको होगा, आपका भावना का ऊपर प्रभाव पड़ेगा, समझिए आपका भावना में ठेस आ जाएगा, जैसे आपका बाबा साहेब अम्बेडकर को गाली देगा, या आपका परिवार को गाली देगा, आपका महापुरुष को गाली देगा, बुद्ध के बारे में अनाप शनाप बकेगा, आपका जनरेशन के बारे में अनाप शनाप बकेगा, आपको नीचा दिखाएगा, आपका भावना का ऊपर ठेस होता है, ठेस पहुंचता है। क्योंकि देखिए आज बहुजन समाज बाबा साहेब को बेपनाह प्यार करता है, भगवान मानता है, दादा साहब कांसीराम को आपका भगवान मानता है, मसीहा मानता है, तथागत बुद्ध को अपना मार्गदाता मानता है, कबीर, नानक, घासी गुरुदास, रविदास, तमाम वो दलित महापुरुषों को वो बेपनाह प्यार करता है। जब ऐसे स्थिति में भी जब वो टर्चर करता है, उनका महापुरुष को भी नीचा ठहराता है, तो ये भावना का ऊपर प्रेशर होता है, यहाँ भी एट्रोसिटी बनता है। जैसे सवर्णों कहते हैं हमारा धर्म के खिलाफ तुमने बोला इसलिए हमारा भावना ऊपर ठेस पहुंचा है, हम एफआईआर दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर कर देते हैं। बहुजन समाज का लोगों को भी ये क्षमता है, जब आपका भावना का ऊपर खिलवाड़ होता है, अपना भावना का ऊपर आघात होता है, तो आप भी एफआईआर दे सकते हैं। और ये अधिनियम अंतर्गत आता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम अंतर्गत आता है। तो बहुजन समाज आपको इसके बारे में मजबूती का साथ जानकारी रखना चाहिए। साथियों, मैं जो बता रहा हूं, बताने के बाद भी आप कम से कम एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम किताब को खरीद कर अपने पास रखेंगे ना। उसके साथ साथ बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान का अपना लैंग्वेज में जो मिल जाता है, वो हिंदी लैंग्वेज मिलेगा तो खरीद के रखिए, कम से कम पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। जब समझ में नहीं आता तो किसी को भी पूछिए और समझिए, नहीं तो हमारा समाज, हमारा सोसाइटी को गुलाम बनाने की जो प्रोसेस भारत में चल रहा है, हम कैसे बचेंगे। आर्थिक हानि भी ये अधिनियम में आता है। आपका फाइनेंशियल डैमेज जो करेगा, आपका जमीन को क्षति करेगा, आपका बिजनेस को क्षति करेगा, आप जहां काम कर रहे हो वहां जाकर रोकेगा, आप कुछ करने के लिए नहीं देगा, रुकावट बनेगा। ऐसे स्थिति में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका खराब होता है। ऐसे परिस्थिति में आप एट्रोसिटी एक्ट एफआईआर दे सकते हैं। और इतना हमारा अध्याय 2 में एट्रोसिटी का मीनिंग क्या है बताया गया है। आने वाला दिन में आपको अपराध का सेक्शन 31A, अपराध का सेक्शन 31B कैसे है और पनिशमेंट क्या है, ये डिटेल बताऊंगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है
जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।